नमस्कार। क्षितिज से परे के इस अंतिम सेशन वॉइसेस ऑफ द आर्किपेलागो द्वीपों की आवाज़ में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। यह सत्र बहुत ही विशेष होने वाला है। हमारे बीच भूतपूर्व मुख्य सचिव और वर्तमान मुख्य सचिव उपस्थित हैं। केशव चंद्र सर इस सेशन को चेयर करेंगे और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण अपनी रचनाएं हमारे बीच प्रस्तुत करने वाले हैं। तो हम उनकी रचनात्मकता और उनकी सृजनात्मकता से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। It's going to be a great learning experience for all of us. हम बड़े ही सम्मान के साथ हमारे मुख्य सचिव अंडमान निकोबार प्रशासन डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार जी से अनुरोध करते हैं कि वे मंच पर पधारें। It is my utmost request to please request both our chief secretaries, the former and the present, to be onto the stage. A huge round of applause, ladies and gentlemen. ऐसा मौका शायद फिर ना मिलेगा। It's a huge privilege that we have with us both the chief secretaries of Andaman and Nicobar administration. Thank you, sir. It is my privilege to welcome Commissioner cum Secretary Art and Culture, Shri ASPS Ravi Prakash sir. Please, sir. Thanks. Privilege will be on mine to request Shri Arjun Sharma ji, DC South Andaman, to be in the panel of discussion. Ms. Jyoti Kumari, Secretary Art and Culture. Shri Vinayak Chamadia, ADM. Ms. Priyanka Kumari, Director Art and Culture. And Ms. Kanak Radha Chatterjee, Chief Editor, Daily Telegram, presently holding the post of Assistant Director, Art and Culture. एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे कामों के लिए। And here I humbly request Shri Keshav Chandra ji to please chair the session, sir. मेरे प्रिय मित्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार, मेरे सहयोगी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, रवि प्रकाश जी, अर्जुन, ज्योति, विनायक और प्रियंका और कनकलता, सबसे पहले मैं आप सबों की ओर से इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मंच पर और आशा करता हूँ कि आज सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं आपको कविताएं सुनाने के लिए। तो आप अपनी जितनी क्षमता है और जितना धैर्य है उसके साथ आप कविताएं सुने और उसका आनंद लें। और मैं सबों से अनुरोध करूँगा कि अपनी सृजनात्मकता का सही प्रदर्शन करें और इस पूरे द्वीप समूह में साहित्य का जो आगाज डॉक्टर चंद्रभूषण साहब ने किया है वो उसकी ज्योति आगे बढ़ती रहे। धन्यवाद सर। जिस तरह से सर ने ज्योति नाम का उल्लेख किया है यहाँ पे, अनुरोध करूंगी मैडम ज्योति कुमारी जी से कि वे इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। ज्योति कुमारी, सेक्रेटरी आर्ट एंड कल्चर। आप सभी को नमस्कार। वैसे तो मैं कवि हूँ नहीं, बट एज डायरेक्टेड बाय सीएस सर ये कोशिश है। शुरुआत की थी एक कविता लिखने से 3 हो चुकी है, तो आप सभी लोगों को सुननी ही पड़ेगी। पहली कविता का शीर्षक है वस्तुवाद
और ये मटेरियलिज्म और कंज्यूमरिज्म और मिनिमलिज्म की जो हम आज बहुत बातें करते हैं, जब हम चीज़ें खरीद रहे होते हैं बिना यह जाने कि हमें आवश्यकता है या नहीं, या हमें उससे किस तरीके की अनुभूति होती है, उस पर एक छोटी सी कविता है। तो मैं शुरू करती हूँ। घर के फर्श पर दर्पण सी चमकती टाइलें बिछी हैं, उसके इस छोर से उस छोर तक कश्मीरी कालीन खिंची है। केंद्र में कालीन से भी कोमल एक पर्शियन गलीचा इठलाता है। गलीचे पर पांव रख पड़ों का मेज आराम फरमाता है। मेज पर है एक पुरातन पुर्तगाली गुलदस्ता और उसमें खिले हुए हैं महंगे झूठे फूल। जितनी आसान सी यह दिखती है, जटिलता उतनी ही बढ़ने लगती है। जाने क्यों कुछ पल में यह ठीक ही लगने लगती है, पर जिंदगी के विरोधाभास खुद ही ढलने लगते हैं। मेरे घर में मुझसे ज्यादा ये रहने लगते हैं। तब मैं अपनी जड़ें उखाड़ लेती हूँ और निकल पड़ती हूँ मिट्टी की तलाश में। दूसरी कविता है शायद जीवन पर। शीर्षक है आसान नहीं होता। आसान नहीं होता 24 घंटे में 4 घड़ी निकाल लेना। आसान नहीं होता दौड़ते भी रहना और मंजिल भी तलाश लेना। आसान नहीं होता जी लेना पूरी जिंदगी, या कर लेना उस नामुकम्मल खुदा की बंदगी। आसान नहीं होता आंखें खोलकर दुनिया देख लेना। आसान नहीं होता आंखें खोलकर दुनिया देख लेना, या आंखें बंद कर हकीकत झेल लेना। आसान नहीं होता मान लेना देश प्रेम के सभी दलीलों को। आसान नहीं होता मान लेना देश प्रेम के सभी दलीलों को, या अपना लेना वक्त के उलूल जुलूल उसूलों को। आसान नहीं होता दुनिया में होकर दुनिया का होना। आसान नहीं होता दुनिया में होकर दुनिया का होना। इतना भी आसान नहीं होता आसान होना। ये जो आखिरी कविता है ये मैंने सुबह सुबह लिखी है, वॉक करते हुए। जो अंडमान क्लब के पीछे जो सिमेट्री है उसके ऊपर है। कविता का शीर्षक है कब्रिस्तान। जब बहुत अजीज लगने लगता है अपना मकान कभी कभी, जब बहुत अजीज लगने लगता है अपना मकान कभी कभी, घूम आती हूँ शहर का कब्रिस्तान कभी कभी। वहां भी कुछ लोग कब्जा जमाए बैठे हैं अपने लिए। वहां भी कुछ लोग कब्जा जमाए बैठे हैं अपने लिए। वक्त भी लेता है हसीन मजा कभी कभी। वहां देखे हैं मैंने बहिष्कृत सांसें, लहराते पेड़, कुत्तों का झुंड, चिड़ियों का घोंसला। वहां देखे हैं मैंने बहिष्कृत सांसें, लहराते पेड़, कुत्तों का झुंड, चिड़ियों का घोंसला। जिंदगी भी ढूंढ लेती है यहाँ आशियां कभी कभी। कतारों में लेटी हुई है यहाँ इंसान की अधूरी ख्वाहिशें। कतारों में लेटी हुई है यहाँ इंसान की अधूरी ख्वाहिशें। नामुकम्मल होने में ही है तमन्ना की इंतहा कभी कभी। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति मैम। आपने अपने 2 शब्दों को, अपने अनुभवों को शब्दों में पिरोने का प्रयास किया है। बहुत ही प्रेरणादायी रही है। अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कमिश्नर कम सेक्रेटरी, कमिश्नर आर्ट एंड कल्चर, श्री ASPS रवि प्रकाश जी को। मैं 3 तेलुगु कविता को मैंने हिंदी में खुद अनुवाद किया। तो वो अनुवाद पहला टाइटल प्रेम संदेश। मैं क्या कर सकता हूँ जब सूर्य रुक जाएगा
जब सारी छायाएं आकाश में विलीन हो जाएगी। मैं ये 3 साल के बच्चे के प्रेम में फंस गया। उनका नाम था अलन कुर्दी। पहली बार मैंने उसे तब देखा जब वहाँ मध्यभूमि सागर के तट एक लाश बनकर बह आया था। जब उसकी नाव डूब गई तब तक वह अपनी माँ की गोद में सो रहा था। कुर्द कौन है, शरणार्थ क्या होते हैं, सीमाएं, युद्ध, इन सब का उसे कुछ भी ज्ञान नहीं था। वह कितना सुंदर था, कितना मासूम था, समुद्र तट पर कितनी शांति से सोया था। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, उसे कुछ भी पता नहीं था। बच्चे क्या कर सकते हैं, बस हमें मासूमियत से प्रेम कर सकते हैं, मरने के बाद भी हमें प्रेम संदेश भेज सकते हैं। सेकंड, बरसात की रात। अब भी चिड़िया चहचहा रही है, अलग अलग बोलियों में छायाओं की जाल की समेटते हुए। लंबे पेड़ों की छायाएं अनदेखे जंगल की पगड़ियों में खो रही है। छाया की हल चलती नागली सपनों को जोतती जा रही है। सूरज के चारों ओर अब तक नाचते रहे वे अजीबो गरीब रंग अब कहाँ लुप्त हो गए। शाम की ऋतु कब पहाड़ियों की पगड़ियों में गायब हो गई, कोई नहीं जानता। जब माँ लोरी गा रही होती है तो जैसे जैसे गहरी हो जाती है एक बच्चे की पलकों पर नींद, वैसे ही। सारी आवाजें रात की निस्तब्धता में धुलती जा रही है। अब तक बादलों के बीच भटकता चंद्रमा अब कमरे के भीतर भी प्रवेश कर चुका है। कच्चे हरे पत्तों की तरह हर जंगल फैली है नमी और ठंडक पूर्वी समुद्र की आती हवा में। जंगल के किनारों से मन की गहराइयों में धीरे धीरे उतर रही हैं यह बरसात की रात। तीसरा और लास्ट टाइटल है, जब कॉलेज में था। कॉलेज के दिनों में हम में से एक करीबी दोस्त को एक लड़की से प्यार था। उसका प्रेम इतना गहरा था कि न वह कुछ पढ़ सकता था न कुछ लिख सकता था और न ही परीक्षा में पास हो सका। हर कोई उसकी हालत से दुखी था। प्रतिभा की भटकने का यह दुर्भाग्य था। लेकिन उसने कभी उसे अपने प्यार के बारे में बताया ही नहीं। हर दिन हम यही सोचते कि कैसे उसे इस मुश्किल से बाहर निकालें। बात धीरे धीरे फैल गई और लड़की तक भी पहुंच गई। पर अगर उसने खुद कभी कुछ नहीं कहा तो कोई और क्या कर सकता था। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद दोनों अपनी अपनी राह चले गए, फिर कभी न मिलने के लिए। दोनों के अपने जिंदगी में कई उपलब्धियां हासिल की। एक दिन जब मैं अपने उस दोस्त से मिला तो मैंने पूछा, तब तुम इतना दुखी थे पर अब तो खुश दिखा रहे हो। उसका चेहरा बदला और उसकी आंखों में आंसू आ गए। बस
उसका नाम सुनने ही वही पुराना दर्द फिर से जाग उठा। उसकी आंखों से गिरने आंसू उसके दिल में अब भी जिंदा उन यादों की गवाही दे रहे थे। जिसने कभी उसके एक शब्द भी नहीं कहा, जिसने कभी उससे एक शब्द भी नहीं कहा, वह इतने सालों बाद भी क्यों इतना व्याकुल था। जो लोग कभी हमारे जिंदगी से दूर चले जाते हैं, वे हमारी यादों में इतना ताजा क्यों रहते हैं। धन्यवाद सर इस खूबसूरत प्रस्तुति के लिए। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री विनायक चमारिया जी को। Respected Chief Secretary sir, Ex Chief Secretary sir, other seniors of the class, with your permission sir. मैंने तीन कविताएं सुनाने वाला हूँ, जिसमें से 2 मेरी खुद की रचना है और एक जिससे मैं इंस्पायर हुआ था मेरे बैचमेट से उसकी रचना थी। मेरी दोनों कविताएं जो हैं, दोनों रचनाएं हैं, वो नदी और पहाड़ के ऊपर ही है। जब मैं कभी लद्दाख गया था तो वहाँ ट्रैवल कर रहा था, मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था। तो नदी और पहाड़ दो ही चीज़ें वहाँ आपको दिखती हैं जब आप रोड से ट्रैवल करते हैं। तो दोनों कविताएं उसके ऊपर ही हैं। तो पहली कविता है, पहाड़ से निकली मैं नदी की तरह, पहाड़ से निकली मैं नदी की तरह, राहों में बिछे थे पत्थर सदियों की तरह। पहाड़ से निकली मैं नदी की तरह, राहों में बिछे थे पत्थर सदियों की तरह। गिरती संभलती बहती चली, हर मुश्किल को पार करती चली। पहाड़ ने रोका, बोला कहाँ चली? मैं मुस्काई बोली मैं तो चली, मेरा वजूद ही है चलने में, हर मोड़ पर खुद को बदलने में। किनारों ने भी रोकने की कोशिश तो की, पर मैं जिद्दी थी। मैं बोली बस चलती हूँ, बस चलती हूँ। मैं बहती रही, मैं चलती रही, हर किनारे से मैं उड़ती रही। जो ठहर जाती तो झील बन जाती, जो चल रही हूँ तो समुद्र बनूंगी। एक और कविता जो मैंने लिखी है वो भी नदी और पहाड़ पे ही है। अगर नदी और पहाड़ में कभी गुफ्तगू हुई होगी तो क्या हुई होगी? अगर नदी और पहाड़ में कभी गुफ्तगू हुई होगी तो क्या हुई होगी? क्या पहाड़ ने चलने की कोशिश की होगी या नदी ने रुकने की जहमत की होगी? क्या पहाड़ ने चलने की कोशिश की होगी या नदी ने रुकने की जहमत की होगी? ना पहाड़ चला होगा ना नदी रुकी होगी, फिर भला दोनों की आशिकी कैसे चली होगी? शायद नदी को पहाड़ का ठहराव खा गया होगा और पहाड़ को नदी का बहाव पसंद आ गया। अब जिस कविता से मैं इंस्पायर हुआ था लिखने के लिए मेरे बैचमेट की, वो मैं पढ़ना चाहूँगा। इट रिप्रेजेंट्स की डाइवर्सिटी एक सोसाइटी में कितनी इम्पोर्टेंट है, मोर्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन। लकड़हारों की सभा में हुआ ये ऐलान, लकड़हारों की सभा में हुआ ये ऐलान, दरख्तों को रंगों के हिसाब से बांट दो, जो रंगे हों एक से ज़्यादा रंगों में उन्हें काट दो। कटे दरख्तों से हम कुल्हाड़ी बनाएंगे और फिर उसी कुल्हाड़ी से और दरख्त को काटने में लगाएंगे। जो ज़्यादा कट गए कुछ दरख्त, उनसे कागज़ बनाएंगे, फिर उसमें चित्र सारे एक ही रंग के बनाएंगे। जिससे ना कागज़ बने ना कुल्हाड़ी, ऐसे सारे दरख्तों को हम जलाएंगे, फिर इसी आग में आगे की सियासी रोटी बनाएंगे। बहुत ही सुंदर सर। अपने दायित्वों के प्रति सदा समर्पित, गंभीर और विकास के लिए सदैव चिंतित अधिकारी गणों के अंदर भी एक कवि छिपा है, ये हमें आज इस मंच से इसका आभास हो रहा है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डायरेक्टर आर्ट एंड कल्चर प्रियंका कुमारी मैम को। रिस्पेक्टेड सीएस सर, एक्स चीफ सेक्रेटरी सर, अन्य सभी अधिकारी गण और मेरे अन्य साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार और मेरे प्यारे बच्चों और स्टूडेंट, आप सभी को शुभाशीष। आज साहित्य के इस महाउत्सव के प्रांगण में मैं आप सबके समक्ष 2 कविताएं सुनाने जा रही हूँ। मेरी पहली कविता एक बेटी का धन्यवाद है। यह मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के ऊपर आज से लगभग 10 साल पहले लिखी थी, मेरे टूटे फूटे शब्दों में। बेटी का धन्यवाद। हम करते हैं शुक्रिया
हम करते हैं शुक्रिया आप सबका यहाँ पर जो आप आए यहाँ इस मुद्दे को उठाए, बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ। एक छोटी सी जान प्रार्थना कर रही है, हाथ जोड़कर वो हमसे विनती कर रही है, तुम मुझको बचाओ और मुझको पढ़ाओ। बेटी ना रही तो क्या दुनिया चलेगी, जो न पढ़ी तो क्या सभ्यता आगे बढ़ सकेगी। इस मुद्दे पर चर्चा हम जितनी करेंगे बेटी को बचाने को तत्पर रहेंगे और उसको पढ़ाने का प्रयत्न भी हम करेंगे, तब तरक्की के पथ पर हम आगे बढ़ सकेंगे। आप सबका धन्यवाद पुनः एक बेटी कर रही है, आप सबका धन्यवाद पुनः एक बेटी कर रही है, जो उसको दिल में बिठाया, पलकों पे सजाया और उसकी लड़ाई को अपना बनाया। मैं जो अपनी दूसरी कविता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ उसे मैंने इसी साहित्य महोत्सव के अवसर पर लिखी है। यह कविता अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के भ्रमणीय स्थल के ऊपर है और उसका शीर्षक है द्वीप भ्रमण। ये साहित्य की दुनिया और द्वीपों की माला है, जो प्यारा सा रिश्ता वो समझे यहाँ पे, है जो प्यारा सा रिश्ता वो समझे यहाँ पर। है चैत का महीना और तारीख है 29, है चैत का महीना और तारीख है 29, कविताओं की लड़ियाँ कहानियों का मेला। हम बैठे यहाँ पर सुनने और सुनाने, हम बैठे यहाँ पर सुनने और सुनाने। जो बोलूं यहाँ में वो जाने सभी पर, जो बोलूं यहाँ में वो जाने सभी पर, क्या माला में पिरोकर देखा है किसी ने। 836 द्वीपों में 31 पर बसे हम, 836 द्वीपों में 31 पर बसे हम, कोको चैनल से लेके ग्रेट चैनल तक फैले हम। जो घूमे यहाँ तो महीने कम पड़ेंगे, जो घूमे यहाँ तो महीने कम पड़ेंगे, नीले सागर के तट पर झूमते हम रहेंगे। करमाटांग हो या फिर रामनगर का बालू तट, कालीपुर का कश्यप तट या लामिया खाड़ी का किनारा, अंडमान निकोबार के उत्तरी जिले के हैं ये दमकते सितारे। थोड़ा दक्षिण बढ़े तो स्वर्ग का सुख मिलेगा, जैसी राधा थी सुंदर वैसा राधा नगर तट भी दिखेगा। जो भ्रमणीय द्वीपों को गिनने हम चले तो, जो भ्रमणीय द्वीपों को गिनने हम चले तो उंगलियां कम पड़ेगी, दोनों हाथों के बाहर भी गिनती बढ़ेगी। शहीद और स्वराज द्वीप तो हैं लोगों की जुबां पर, लेकिन क्या लॉन्ग, गिटार, एनएससीवी और स्मिथ द्वीप नहीं है चमकते सितारे। एविस के नारियल को क्या न अब चखना चाहेंगे। पर्वत की चोटी से लेकर ज्वालामुखी की शाखाएं, चूना पत्थर की सुंदर गुफा भी हमें यहाँ देखने को मिलेगी। हरित जंगल में भ्रमण की दबी जो इच्छा है, क्या पूरी करने को हमारा मन भी न ललचेगा। आम्रकुंज के जंगलों का जब आप भ्रमण करेंगे, ऐसा लगता है मुझको आप उमंग की तरंगों में गोता भरेंगे। ऐतिहासिक जो यादें यहाँ पर बसी हैं, हजारों कुर्बानियों की जो मिसालें गढ़ी हैं, उनकी गाथाएं भी कम नहीं है, उनकी गाथाएं भी कम नहीं है। काला पानी का चित्रण जो आप सेलुलर जेल में सुनोगे, है वादा ये मेरा, है वादा ये मेरा, आंसुओं से भिगोगे। निकोबार का वर्णन बाकी यहाँ पर कुछ भी कम नहीं है करने को, जहाँ पर बीक्यूरी, लक्ष्मण, जोगिंद्रनगर की सागर तटे है श्वेत रेत, कोरल और हरे जंगलों से भरे। नेवी डेरा का प्रपात हो या माउंट थुलियर की चोटी, घूमने वाले को देंगे ट्रेकिंग के मजे। गैलिथिया नदी के तट पर भ्रमण का आनंद है लेना अगर तो ग्रेट निकोबार आइलैंड को चले। भारत के दक्षिणतम बिंदु के चरण स्पर्श की अनुभूति मिल जाए अगर, तो फिर कहना भी क्या है दिल की तमन्ना, हम जाए वहाँ इंदिरा पॉइंट की सेल्फी लगाए यहाँ। है दिल की तमन्ना हम जाए वहाँ इंदिरा पॉइंट की सेल्फी लगाए यहाँ। ये कोशिश थी मेरी भ्रमणीय स्थल के मोती को चुनूं और सुंदर सी कविता की माला गुथूं। ये छोटी सी माला है आपके लिए, है बहुत कुछ बची जो मैं चुन न सकी, उन सभी को माला में पिरो न सकी। इस द्वीप श्रृंखला की धरती
भारत के गौरव की है ये दक्षिणतम कड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। दीप समूह के हर दीप को अपने शब्दों में पिरोने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद मैडम। और अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ मिस कनक राधा चैटर्जी, चीफ एडिटर टेलीग्राम एंड प्रेजेंटली शी इज होल्डिंग द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर आर्ट एंड कल्चर। Respected Chief Secretary, former Chief Secretary, the senior officers on the dais and the senior officers in the audience, my dear friends and students. Last time कोई कविता लिखी थी सर, it was 1995, exactly 30 साल हो गए आपकी प्रेरणा से। और कल आपको सेक्रेटरी मैम ने कहा कि आपको भी कुछ लिखना चाहिए, तो ये वही डायरी है जिसमें हाथ में इंस्ट्रक्शन लिखती चलती हूँ सर, इसी में लिखा है। सर सबसे पहले मैं बच्चों का आजकल देखती हूँ तो एक अजीब सा इंस्पिरेशन मिलता है कि बच्चे ऐसे बैठे भी रहते हैं क्या चुपचाप एक कोने में। हम तो सर धूल में खेल के आते थे, हाथ पाँव कटे छीले आते थे, और शाम की बत्ती जली होती थी तो मेरी दादी कहती जहाँ बत्ती दिखे तो घर फटाफट आ जाए और दौड़ के घर पहुँचे तो मुझे डांट पड़ेगी। लेकिन आज के बच्चे बड़े अजीब खेलने वाले हैं। तो एक छोटी सी कविता बच्चों के लिए। आधुनिकता ने छीना बचपन, घर के सोफे पर बैठा आज का बचपन, घर के सोफे पर बैठा आज का बचपन, सूरज की रोशनी से बिल्कुल अनजान बचपन, न खेल का मैदान न धूल का संग, बस मोबाइल स्क्रीन में उलझा मन। ये मोबाइल है इसलिए वो बाहर नहीं जाना चाहते। दादी की कहानियाँ और माँ की पुकार सब छूट गए जैसे पुराने त्योहार। बचपन अब दौड़ता नहीं, बचपन अब दौड़ता नहीं, कूदता नहीं, बस उंगलियां चलती है मोबाइल से जो है यारी। बचपन अब दौड़ता नहीं, कूदता नहीं, बस उंगलियां चलती हैं मोबाइल से जो है यारी। मिट्टी की खुशबू अब पास नहीं आती, मिट्टी की खुशबू अब पास नहीं आती, पसीने की महक से दूरियां बढ़ती जाती। जहाँ खेलते थे पतंग और गिल्ली डंडा, जहाँ खेलते थे पतंग और गिल्ली डंडा, वहाँ अब सन्नाटा और मोबाइल का फंदा। सेहत का सूरज भी ढलने लगा, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक ने घर जमाया। सेहत का सूरज भी ढलने लगा, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक ने घर जमाया। शरीर कमजोर, आंखें थकान से भारी, ये नई पीढ़ी क्या खोती जा रही। आओ बच्चों आओ, फिर से वो दिन लौटाएं, खेल के मैदान को फिर से सजाएं, सूरज की धूप में खिलखिलाएं, बचपन को असली खुशियां दिलाएं। थैंक यू। एक छोटी सी कोविड से पहले तक हमारा जो मरीन है, मैं वहाँ रेगुलरली वॉक करती थी 5:30, क्योंकि रात को 10-12 बजे तक काम करना होता था। तो वहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेके मैं रोज़ वॉक करती थी, और रोज़ मेरी आंखों के सामने वही ढलता सूरज। मैं हमेशा बोलती थी उसको देख के गॉड्स ओन कैनवास, यही मेरे दिमाग में रहता था। ईश्वर का जो ये अद्भुत कैनवास है, अद्भुत निराली छटा है जब सूरज डूब रहा होता है। और वो हमेशा मुझे लगता था कि एक पात्र है, घड़ा है, जिससे भगवान ने पिघलता हुआ सूरज सोने समुद्र में उड़े लिया, ऐसा नज़ारा दिखता था मुझे हमेशा। तो पिघलता सोना और बरसात, बरसात अंडमान की बरसात बहुत अच्छी है, साफ सुथरी है, यहाँ वाटर लॉगिंग भी नहीं होती है, तो मुझे बरसात भी यहाँ हमेशा बहुत अच्छी लगती है। तो इस पे एक चंद लाइनें। गहरा नीला सागर विस्तृत किनारा, गहरा नीला सागर विस्तृत किनारा, गुलाबी मोतियों सा चमकता हर एक नज़ारा। सागर की गोद में लहरें खिलखिलाती, अंडमान की धरती हर दिल को छूती। सूरज की किरणें जब आती सुबह, हर दिशा से दिखे ये अनोखी छटा। हमारे यहाँ बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नहीं है, तो चारों ओर से सुबह भी नज़ारा अच्छा दिख जाता है, शाम को भी दिख जाता है। सूरज की किरणें जब आती सुबह, हर दिशा से दिखे ये अनोखी छटा। चंबई आकाश में रंगों का मेल, प्रकृति की तस्वीर है या ईश्वर का खेल। सांझ की सूरज जैसे पिघलता सोना, सांझ की सूरज जैसे पिघलता सोना, समुद्र में डूबता सच है यह है सपना। और जब हो मनभावन बरसात सुहानी, कहते लोग अपने गाँवों की कहानी। अंडमान के लोग बहुत सिंपल एंड ट्रूथफुल है, वेरी सिंपलिस्टिक। मैं बेसिकली यहाँ पैदा नहीं हुई हूँ, मगर मैं यहाँ पढ़ी और यहाँ नौकरी कर ली, यहाँ शादी कर ली, तो मैं अंडमान की हो गई। फिर भी अंडमान के लोगों के लिए सरल लोग, जिनकी सच्चाई, सरल लोग यहाँ जिनके दिल में सच्चाई, सचमुच
यहाँ सब है भाई भाई। ये अतिशयोक्ति नहीं सर, रिश्तेदार भी आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई रिश्ता निकलता है किसी ना किसी का। छोटा है गांव कस्बा और नगर अपना, छोटा है गांव कस्बा और नगर अपना, पर अतिथि सत्कार का यहाँ बड़ा खजाना। अंडमान निकोबार धरती का स्वर्ग, अंडमान निकोबार धरती का स्वर्ग, तेरे सौंदर्य में है बसता हर एक रंग। तेरी ममता मित्रता, तेरी ममता मित्रता हर मन को भाए। जो भी आए बस यहीं का हो जाए, जो भी आए बस यहीं का हो जाए। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति मैडम आपकी लेखनी में, जहाँ एक और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग एक मैसेज था, वही द्वीपों की सुंदरता का वर्णन भी आपने बखूबी किया। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी डीसी साउथ अंडमान श्री अर्जुन शर्मा जी को। Respected Chief Secretary sir, respected Keshav sir, my colleagues on the dais of the dais. सर ने सर का डायरेक्शन था कि कुछ बोलना है और अपना ही लिखा हुआ बोलना है, तो सर पिछले 1 महीने में मैंने 3-4 बार कोशिश की, पर आई फील दैट वो नहीं लिख नहीं पा सकता। एक और अभी जो उससे पहले जो स्पीकर्स थे जिन्होंने बोला, तो उनकी कविताएं सुनकर मुझे लगता है कि मुझे स्टेज पर नहीं आना चाहिए। पर एक सर कॉलेज के समय की 2 पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं। उस टाइम पे हवाई अड्डे पे सर उस टाइम ब्रेकअप के बाद तो 2 लाइन सर लिखी थी, और इसके पश्चात एक मैं शिव मंगल सिंह सुमन की एक कविता है सर, उसकी कुछ लाइनें मुझे याद है, मैं बोलना चाहूँगा। सो व्हेनेवर आई हैव बीन डाउन, सो उन पंक्तियों को याद करके थोड़ा सा एनर्जी मिल जाए। तो पहले जो कविता जो कॉलेज टाइम पे मैंने लिखी थी, दो लाइनें ही थी। बेसिकली वो ये थी कि हम लिखते रहे वो मिटाते रहे, हम लिखते रहे वो मिटाते रहे, इसी कश्मकश में न जाने कितने कागज कोरे रहे। इससे आगे भी 3-4 लाइनें थी। सो ये तो 2 पंक्तियाँ थी। दूसरा सर मैं शिव मंगल सिंह सुमन की कविता है। इस जीवन में बैठे ठाले ऐसे भी क्षण आ जाते हैं जब हम अपनों से ही अपनी बीती कहने लग जाते हैं। इस जीवन में बैठे ठाले ऐसे भी क्षण आ जाते हैं जब हम अपनों से ही अपनी बीती कहने लग जाते हैं। मन खोया खोया सा रहता है, तन उर्वर सा हो जाता है, कुछ मिला हुआ खो जाता है, कुछ खोया हुआ मिल जाता है। आगे चलकर कवि बोलता है कि कवि की अपनी सीमाएं हैं, कहता जितना कह पाता है। कवि की अपनी सीमाएं हैं, कहता जितना कह पाता है, जितना भी कह डाले लेकिन अनकहा अधिक रह जाता है। और उसमें आगे चलकर ये है कि जीवन में काम हजारों, इन 2 पंक्तियों से सर मैंने काफी इंस्पिरेशन ड्रॉ करी है। जीवन में काम हजारों हैं, मन रम जाए तो क्या कहना। जीवन में काम हजारों हैं, मन रम जाए तो क्या कहना। दौड़ा धूपी के बीच एक क्षण थम जाए तो क्या। और लास्ट he ends the poem ends with this, जो भी अभाव भरना होगा चलते चलते भर जाएगा। जीवन में जो भी अभाव है, जो भी कमी है, तो जो भी अभाव भरना होगा चलते चलते भर जाएगा। पथ में गुनने बैठूंगा तो जीना दूभर हो जाएगा। थैंक यू। धन्यवाद सर, ना कहते हुए भी आपने बहुत कुछ कह दिया, धन्यवाद आपका। और अब बारी है उस व्यक्तित्व की जिन्होंने सबको प्रेरित किया, चीफ सेक्रेटरी अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार जी। डायस पर आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे परम मित्र केशव चंद्र, सभी हमारे सहयोगी अधिकारी वृंद और
बच्चों, आई थिंक बहुत ज़्यादा आपको बांध कर हमने रखने के लिए यहाँ नहीं रखा हो, उम्मीद यही है। बड़ा अच्छा लगा सबकी पंक्तियाँ सुन करके, और मैं कोई कवि नहीं हूँ, पहले मैं बता देता हूँ। हाँ, कविता का प्रेमी जरूर हूँ, बट कोई ऐसा है नहीं जैसे केशव हमारे इतने अच्छे रचनाकार हैं, जिनकी कविताएँ आप अभी सुनेंगे। और हिम्मत जो दिखाई हमारे डीसी साउथ मुन्ना साहब ने अपनी तरफ से कहने की जो अभिव्यक्ति होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। बहुत सारा समय लगता है परिमार्जित होने में, तो काफ़ी पता भी नहीं चलता। ये मेरी ही लिखी हुई है जो मैं 2 लाइन अभी बोलूँगा, उसके बाद अपनी थोड़ी बहुत जो है। न था कुछ तो खुदा था, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, अगर कुछ नहीं भी होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने में, डुबोया मुझको होने में, न होता मैं तो क्या होता। गालिब की ये बहुत ही इमॉर्टल लाइन्स हैं, और ये हमेशा प्रेरित करती हैं कि आप किसी से कम नहीं हैं, और अपने आप को कम कभी भी मत आके। मैंने बड़ी कोशिश की कि व्हाट्सएप पे कहाँ मैंने कुछ पंक्तियाँ कभी लिखी है तो उसको इकट्ठा कर लूँ, इसीलिए आज समय उस तरह से नहीं मिला। मैं इसमें से कुछ कविताएं आप लोगों को अभी सुनाऊंगा, और कोशिश यही है कि जल्दी खत्म करूँ। ये एक कविता मैंने कुछ पहले लिखी थी। औरतें फिक्र करती हैं, औरतें फिक्र करती हैं बच्चों की, चूल्हे की, भूख की, प्यास की, अनवरत आस उजास की। औरतें बेचैन रहती हैं इच्छा में, प्रतीक्षा में, सोच सोच कर निस्दिन करवटें सिलवटें पलछे। औरतें खंड उपखंड जीती हैं अपने हिस्से का सुख छुपा, तुम सबका दुख छुपा स्वांग भरती है यह बहरूपा। औरतें पुनर्जन्म लेती हैं, औरतें पुनर्जन्म लेती हैं, विश्वास है स्वबल का, जादुई अनहोनी का हर उस पल जब सब सोचते हैं सृष्टि हो रही है विलुप्त। औरतें अनबूझ पहेली है। एक और छोटी सी कविता कोशिश करता हूँ। बीच की जगह, बीच की जगह, दूरी तुम्हें जो आभास है, दूरी तुम्हें जो आभास है, वस्तुतः एक जगह है, संयमित संतुलित मध्य है। गोधूली गोधूली दिवस रात्रि के संधिकाल सदृश असीम संभावनाओं का प्रहर है। विहान भोगे अंधकार से विलगाव का मीठा सा दंश है। प्रतीक्षा जाकर लौटने की विस्मित होते अनगिन पलों की स्मृति है। पुल प्रतिपल बनते बिगड़ते द्वीपों को साझा रहने का साधन है। मध्य प्रहर दंश स्मृति साधन है यह जगह बीच की। दो कविताएं ये दोनों कविताएं मैंने यहाँ आने के बाद लिखने की कोशिश की। मैं अपने माँ पिताजी साथ रहते हैं। पिता बैठते हैं ड्योढ़ी पर, पिता बैठते हैं ड्योढ़ी पर हर शाम जब सूरज डूब चुका हो
और रात घिरनी बाकी हो, पहले इसे गोधूली कहते थे। जानते हैं वह देर अंधियारे तक कोई नहीं आएगा। शायद उनके पिता भी ऐसे ही बैठते थे ड्योढ़ी पर। घर के अंदर और बाहर नियंत्रण था उनका। परिवार के पहरेदार थे। नीची आंखें करते हम वो सब दुबक जाते थे। गोधूली तब एक लक्ष्मण रेखा थी। कुछ आदतें परंपरागत होती हैं। मैं भी शायद वहीं बैठूंगा, लगभग उसी समय प्रतीक्षारत अपने होने की इस एहसास के साथ ढूंढूंगा उस रेखा के निशान, सोचूंगा क्या कुछ शेष रह गया। ये आज आखिरी कविता मुझे सौभाग्य मिला अर्जुन के साथ जाने का। जारवा समुदाय के बीच में वोटर आईडी कार्ड देने का। प्रणव सरकार साहब भी थे इस वक्त। उसके लौट के आने के बाद मुझे तुरंत मैंने ये कविता लिखी थी। पुरखे, पुरखे पूर्वज, पुरखे इस तरह से एंसेस्टर्स। पुरखे हमारे तुम्हारे रहे होंगे ऐसे ही सारे। पुरखे हमारे तुम्हारे रहे होंगे ऐसे ही सारे। बेफिक्र बेपरवाह निश्चल, बेफिक्र बेपरवाह निश्चल, न दुराव न छिपाव, मंद मंद मुस्कान, भूरी आंखें, थोड़ी चिपटी, थोड़ी सुतवा नाक, काले बाल घुंघराले, स्याह रंग लगता श्याम। सोचा मिले तो सामने हो दुआ सलाम। उस घने अरण्य भेंट हुए वन प्रहरी एक साथ। थोड़ी झिझक, थोड़ा कौतूहल, थे कहां अब तक, आई अब याद। दंत पंक्ति फैला, ला चेहरे पर मुस्कान, बजी तालियां, मिटी दूरियां सदियों की। तुम आगे या हम आगे, कौन करेगा यह तय। ईश्वर तेरा या मेरा है तो सबका एक, रूप अलग मंत्र विलग, पर मोक्ष तुम्हें चाहिए और हमें भी। विधान कई सारे, व्यवधान बहुतेरे, यहाँ तो आज भी वही सरल सुलभ। आओगे इस ओर, आए इस प्रकृति से, संग चले इसके, लौटे इसी प्रकृति में। विस्मित मैं गया ठिठुर, बोझ छोड़ने का साहस कहां। देखा उन्होंने गए समझ, हैं तो आखिर पूर्वज। थैंक यू। बहुत ही प्रभावशाली एवं प्रेरणादायी शब्द सर। निश्चित रूप से आप जैसे व्यक्तित्व ने जब लोगों को, अपने साथियों को प्रेरित किया तो कैसे आपसे प्रभावित ना हो। अब अंत में आज के इस सत्र को जो चेयर कर रहे थे हमारे एक्स चीफ सेक्रेटरी श्री केशव चंद्र जी को सम्मानपूर्वक मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। जाने कितनी कविताओं का की अनुमति होगी यहाँ पे, लेकिन कुछ कविताएं सुनाना चाहता हूँ जिससे हम सब रिलेट कर सकते हैं। मैं जब यहाँ पे था तो दो चीज़ संपन्न कर पाया। एक अंडमान पे एक किताब लिखी थी और एक कविता की किताब जो अभी प्रकाशन के तहत है, कुछ दिनों में प्रकाशित हो जाएगी। तो उसी कविता की किताब से कुछ कविताएं सुना रहा हूँ आपको। शीर्षक है अंडमान में कैदियों की पहली खेप। एक जहाज निकला होगा इतिहास के तट से बीनकर अभागे लोगों को अनजान समुद्रों के पार। यात्रा से पहले चुनी गई होगी
एक दिशा जो धरती के समतल में नहीं किसी अंधहीन गड्ढे में कराहती मिलती है। बांटी गई होगी कैदियों को उतनी ही हवा कि उठते गिरते फेफड़े से जीवन का भ्रम बना रहे। बस उतने ही शब्द मैसर होंगे जिससे उनके कंठों के सुराग हो सके पूरी तरह बंद। दिया गया होगा एक नया नाम जिसे सुनकर आदमी कांपता हुआ खुद से छूटने की कोशिश करता होगा। उतना ही पानी कि समुद्र का सारा नमक घुलकर आंखों को कर जाए एकदम खाली। उतना ही भूगोल का टुकड़ा जिसमें मरी हुई आशा दफ्न न की जा सके। बेड़ियों की ऐसी जकड़न कि हाथ लगे अनावश्यक अंग और पैर सिर्फ दोपाया होने के प्रमाण। उतना ही जीवन कि मृत्यु के बाद का अफसोस किसी के हाथ न लग सके। अब ऐसे में इस विवाद की संभावना कहाँ होती है कि समुद्र पार करते ही हो जाता है धर्मभ्रष्ट। वैसे मैं थोड़ा पूजा पाठ करता हूँ लेकिन उससे अलग है, शायद आपको पसंद आए। शीर्षक है प्रार्थना। हे ईश्वर, कितनी प्रार्थना काफी होगी कि बिजली के तारों से हे ईश्वर कितनी प्रार्थना काफी होगी बिजली के तारों से चिड़ियों को बचाने के लिए या छोटी मछलियों को बड़ी मछलियों से बचाने के लिए। कितनी प्रार्थना काफी है रेलगाड़ी का बिना हादसे के नए शहर पहुंच जाना जिसमें एक बूढ़ी औरत का इकलौता बेटा नौकरी खोजने एक बड़े शहर जा रहा है। ईश्वर बताओ कितनी प्रार्थना काफी है 2 दिनों से सूखे नलों में फिर से पानी आने के लिए और खोए हुए चाबी के गुच्छे मिलने के लिए ताकि खुल सके सारे बंद कमरे। ईश्वर कितनी प्रार्थना कि पढ़े हुए प्रश्न ही परीक्षा में आए और नौकरी मिल सके। कितनी प्रार्थना कि कुमारी की शादी जल्द हो जाए। कितनी प्रार्थना कि सुबह की बस मिल जाए और दफ्तर में डांट न खानी पड़े। बताओ ईश्वर कितनी प्रार्थना चाहिए कि चांद इतना ही बड़ा रहे बिना घटे बढ़े। ईश्वर सारे हिसाब ठीक ठीक लगाना और ये भी बताना कि क्या छोटी प्रार्थनाओं से हो सकते हैं बड़े बड़े काम। मेरे घर से जहाँ सीएस के रेजिडेंस से रॉस का लाइट हाउस दिखता था सुबह में, तो रॉस के लाइट हाउस पे मैंने एक कविता लिखी थी, शायद आपको पसंद आ गई, आप रिलेट भी करेंगे। रॉस द्वीप का लाइट हाउस शहर के कई कोनों से दिखता है। मेरे घर की बालकनी से पूरब उत्तर और दफ्तर की खिड़की से उत्तर। लाइट हाउस का सारी दिशाओं से दिखना जरूरी है, गहरे समुद्र से भी और शहर की आबादी से भी। हर एक विकट यात्रा के बाद छोर मिलने का संकेत सबसे बड़ा सुख है, नाविकों और शहरों के लिए भी। इतनी आशा जरूरी है कि यह खड़ा है और वही खड़ा है जहां पहुंचते पहुंचते नावों का धैर्य लहरों से लड़ता हुआ अंतिम सांसें लेता है। इतनी बड़ी सांत्वना कि इस निर्जन में भी कोई सदियों से शाम ढलते लाइट हाउस की बत्तियां जलाता है, थके हुए नाविकों को छोड़ दिखाता है। सबसे बड़ा गौरव इसका कि चक्रवातों और डूबे हुए जहाजों की परवाह किए बिना कोई पाल खींचकर मस्तूल पर चढ़ाया हुआ नया यात्री तैयार हो रहा है। हर एक जिजीविका के कगार पर होती है एक दिशा, जिस ओर दिखती है अंधेरे में लाइट हाउस की बत्तियां, जिसे मैं अपने घर की बालकनी से पूर्व उत्तर में खोजता हूँ और दफ्तर के उत्तर से खोजता हूँ। कविता तो बहुत 60-70 है, तो मैं इतनी नहीं सुनाऊंगा, 1 या 2 और सुना देता हूँ। अंडमान से ही प्रेरित है, इसलिए मैं सुनाना चाहता हूँ। मछुआरे का एक दिन। देर रात के स्याह में दूर खड़े उस छोटे घर की बत्तियों के नींद से उठने से पहले एक गीली जाल बेताल की तरह टंग जाती है उसके कंधों पर। धरती के समतल से साथ निकली पुरानी नाव
एक हल्की आवाज़ किनारे पर रख छोड़कर घुस जाती है सागर के अथाह गहरे में। सागर के खतरे का मृत्यु बोध उसकी मौन आंखों से फिसलकर खारी हवा में थोड़ा और नमक घोल देता है, उसके हाथ बिना किसी हिचकिचाहट के पिघलकर पतवारों से एक हो जाते हैं। गांव में बैठे उसका ओझल होकर सागर बन जाना एक सम्मोहन है जीवन के खेल का। उसी तरह जैसे कि दूर किसी घर से धुएं का ऊपर उठना और पूरी तन्मयता से आकाश बन जाना, या जंगल के बीच किसी खिले फूल का पूरे संतोष से मुरझाकर गिरना और बिना शोर मचाए धरती बन जाना। धीरे धीरे सुबह छिटककर दिन से अलग हो जाएगी और छोड़ जाएगी अनगिनत आशंकाओं से सुस्त दोपहर, जब वो इस छोटी नाव में सवार अकेला सागर से युद्ध करता रहेगा और खरोंच लाएगा सागर के सीने का एक टुकड़ा। मौत के सामने मौत का टुकड़ा काटने की हिम्मत पितरों ने उसके धमनियों में भर रखी है। वह कल फिर आएगा और काटेगा सागर का एक और टुकड़ा अगले दिन, हर रोज, जब तक उसके हाथ तलवार से अलग न हो और आंखों का नमक चुप न जाए। मैं सोचता हूँ कि जीवन की सबसे कारगर तरकीब पूरी उम्र एक खारे और कसेले हो गए युद्ध से जीवन की दाव पर सिर्फ टुकड़े लाते रहने की ही है, जब तक कि हाथ पतवार बने रह सके और आंखों का नमक सागर में धुल न जाए। ये अंतिम कविता सुनाता हूँ। ये दिल्ली पे मैंने लिखी है क्योंकि अभी मैं दिल्ली में ही रहता हूँ और बहुत पहले लिखी थी, 3-4 साल पहले मैंने। चंद्रभूषण और मैं, मुझे लगता है प्रोबेशनर से हम दोनों कविताएं शेयर करते रहते हैं। इसका शीर्षक है दिल्ली माघ तृतीया शुक्ल पक्ष। माघ का महीना जाड़े का महीना होता है, तो 3-4 साल पहले जाड़े में लिखी गई होगी। कल फिर रोशनी टटोलती सुबह धुएं के चबूतरे पर आकर बैठ जाएगी। सड़क के उस पार मुंह से भाप निकालती ठिठुरती धूप स्याह पानी के गड्ढे में गिरकर गीली हो जाएगी। लाखों अमोघ ताले खोलकर आदमी अपने को घसीटकर बाहर लाएगा और शहर के हवाले कर देगा। हर एक चौराहे पर अनगिनत कबूतर राहगीरों को चुगने के लिए बिखरेंगे, हताशा और आक्रोश। बेईमान से खड़े सीमेंट के खंभों पर भड़बड़ाकर दौड़ती मेट्रो सारी दिशाओं में ढोएगी गुमसुम उदासी। एक माँ फिर से अपने बेटे के लिए तैयार होगी युगों से चल रहे देवताओं से युद्ध के को। देवताओं की क्या पिसार फिर हारेंगे। शहर के सिरहाने जाती नदी के द्वीप पर जन्मे कृष्ण द्वैपायन जोड़ देंगे महाभारत में एक और अध्याय। और ये माना गया है कि यमुना पे ही वेद व्यास, जिनको कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता था, उन्होंने वहीं से रचना स्टार्ट की थी। कल फिर मैं शहर से बचकर घर पहुंचने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके समृद्ध अनुभवों को जो आपने शब्दों में पिरोया और हम सब के समक्ष प्रस्तुत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से हमारे एक्स चीफ सेक्रेटरी श्री केशव चंद्र सर के लिए एक छोटी सी भेंट है। मैं मुख्य सचिव अंडमान निकोबार प्रशासन डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार जी से अनुरोध करूंगी कि वे इस भेंट को केशव चंद्र सर को प्रेजेंट करें। के अंतर्गत कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा शिक्षा विभाग के सहयोग से कई सारी प्रतियोगिताएं स्कूली बच्चों एवं कॉलेज के बच्चों के लिए आयोजित की गई, जिनके परिणाम हमारे पास हैं। मैं मुख्य सचिव अंडमान निकोबार प्रशासन डॉक्टर चंद्र। पहला स्थान सीनियर कैटेगरी ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन Shreya Kumari of Kamraj English Medium School, Sakshi class 10 MGIS वृक्षाबाद। तालियां बजनी होनी चाहिए।
Drishanta Mandal of class 9, Don Bosco, Lal Pahad. He got the 3rd prize. Monica Vishwas, class 9, Government Secondary School, Kaligat. Chandni of class 11, Government Boys Senior Secondary School. अगली कैटेगरी पोएम रेसिटेशन की आलिया न्यूइन, निमिषा, कनगा लक्ष्मी, गीतिका, श्रेया शाश्मल। पहला स्थान जा रहा है आलिया न्यूइन को, क्लास 11 गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पोएम रेसिटेशन इन इंग्लिश, पहला स्थान आलिया न्यूइन। The second prize goes to Nimisha S of class 10, St. Mary's School, Bhatu Basti. The third prize is backed by M. Kanaga Lakshmi of Kamraj English Medium School, a student of class 10, M. Kanaga Lakshmi. R. Geetika of class 9, Government Secondary School, South Point. Shreya Shashmal of class 10, St. Mary's School, Bhatu Basti. Poem recitation competition Hindi, Divyanka Prasad, Gunjan Shri Sai, Adrika, Shreya, Shaina. Divyanka Prasad of class 11, Government Model Senior Secondary School. We request DC South Andaman and Secretary Art and Culture to please give away the prizes. Poem recitation in Hindi, Divyanka Prasad, first prize, Government Model Senior Secondary School. साथ ही है कमिश्नर सर। गुंजन श्री साई of class 9, Kamraj English Medium School. The category is poem recitation in Hindi for class 9 to 12. The third prize goes to U. Adhirika of Kamraj English Medium School, a student of class 12. Adhirika is back in the third prize. Shreya of class 11, Rabindra Bangla Vidyalaya. The fifth prize goes to Saina of class 9, Don Bosco School, Lal Pahad. The next is the junior category essay writing competition, topic the role of Andaman and Nicobar Islands in India's freedom struggle. T. Arun Diya, J.P. Ashwarya, Varshita Nandi, Varadhya Dharani, B. Vaishnavi. T. Arun Diya of Don Bosco, student of class 8, got the first prize in the junior category essay writing competition on the topic the role of Andaman and Nicobar Islands. Junior category essay writing competition, English. Second prize, JP. The first prize is backed by T. Arun Diya, Don Bosco Chhatra. JP Ashwarya got the second prize, a student of class 8, VKV Lambaline. Varshita Nandi of class 6 of Inman Public School, Sipighat got the third prize. Varadhi Dhirani of Government Secondary School, Dilanipur got the fourth prize.
And B. Vaishnavi of Government Secondary School, Jangli Ghat got the 5th prize. Junior category Hindi essay writing competition. अनुरोध करती हूँ SDM सर से कि वे प्राइज दे बच्चों को. ईश्मा शीतल संघा, गीतिका संघा, G Manaya and C Pooja. Ishma of class 8 of Government Senior Secondary School, Rangachand got the first prize in the junior category essay writing competition. भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की भूमिका. शीतल संघा, Government Secondary School, Calicut, a student of class 8 got the 2nd prize. Student of class 6, Gitika Sangha, Government Secondary School, Calicut, got the 3rd prize. G. Mananya of Government Middle School, Mariamma Temple, got the 4th prize. And C. Pooja of class 8, Government Senior Secondary School, Mohanpura, got the 5th prize. In the senior category essay writing competition on the topic Andaman, the land without language barrier, Kavya, Shayonidas, Pragya, Medini and Ankit Bera. Kavya of Government Secondary School, Jangli Ghat, got the 1st prize. For the essay writing competition in English on the topic Andaman, the land without language barrier, Shayoni Das of class 10, RGT Public Vidyalaya. Pragya Kirketta of class 10, Don Box School, Lal Pahad. Medini of Government Secondary School, Gilanipur, got the 4th prize. And Ankit Bera of class 9, Government Senior Secondary School, Rangachand, got the 5th prize. For the college students, Shikha Dwivedi, Priyanka Sheel, Kavita Verma, Kunal Bain, Khushal Sarkar and Monica Dhanwar. Miss Shikha Dwivedi of JNRM, she got the 1st prize. बच्चों से अनुरोध होगी वे जल्द से जल्द आ जाएं. शिखा द्विवेदी, in her absence, any of her mate can collect the prize. Priyanka Sheel, Kavita Verma, on the inauguration day, 2 poetess of Government Model Senior Secondary School, they have recited a poem in a very inspiring way. Let me call Divyanka Prasad of class 11th of Government Model Senior Secondary School for her beautiful presentation of the topic Jhansi Ki Rani. A huge round of applause, ladies and gentlemen, for this young and beautiful and talented artist of Government Model Senior Secondary School, Aberdeen. Alia Nouin of class 11 Government Model Senior Secondary School, she has presented her poem in Nikobari. That was quite inspiring. A huge round of applause to Alia Nouin. धन्यवाद सर. अब आभारी है अंडमान निकोबार प्रशासन का, जिन्होंने इतना एक सुंदर सा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया. 3 दिवसीय का कार्यक्रम का आज यह समापन हो रहा है. आभारी मुख्य सचिव अंडमान निकोबार प्रशासन श्री चंद्रभूषण कुमार जी का. अब आभार है श्री केशव चंद्र जी का, जिनकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को और मूल्यवान बना दिया. धन्यवाद सर. अब आभारी है अंडमान निकोबार प्रशासन के अधिकारी गणों का.
जिनकी उपस्थिति ने सचमुच इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आभारी यहाँ स्कूली बच्चों का यहाँ एवं यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का धन्यवाद।